नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा की यूपी टेट स्पेशल सीरीज़ में, जो अभी हिंदी का भाग 9 है। इससे पहले की सभी वीडियो आपके चैनल पर आ चुकी हैं। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे एक भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एनालिसिस करके आपके लिए लेकर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए प्रश्नों को। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो जिनमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उनको कहा जाता है सघोष। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। कौन सी भाषा है जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली के नाम से कौन सी जानी जाती है? वो है पुरानी बांग्ला। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 243 से 350 तक। तो राजभाषा का जो प्रावधान है वो 343 से 351 तक है। प्रश्न नंबर 4 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो मगही किसकी उपभाषा है, किस उपभाषा की बोली है? तो ये हो जाएगा बिहारी उपभाषा की। अगर हम दोस्तों बात करें हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं होती हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। आप इसको लिख लें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा यण संधि का सूत्र है? आदगुणः, इको यणचि, वृद्धि रेचि या एचो अय वायावय। तो कौन सा है यण संधि का सूत्र पूछ रहा है, तो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकोणचि। देखिए इसकी ट्रिक ये होती है दोस्तों, अगर आज जो वृद्धि संधि का अगर आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा वृद्धि रेचि, क्योंकि देखो इसमें वृद्धि आया है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ जाना। गुण संधि का पूछता है तो हो जाएगा आदगुणः सूत्र, क्योंकि इसमें गुण आया हुआ है। और अगर आपसे यण संधि का पूछता है तो एको यणचि हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 6 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से या मौखिक परीक्षा से। तो भाषा संबंधी जो है ना उसके डॉक्यूमेंट्स बच्चे के रखना, वो है पोर्टफोलियो से संबंधित है। निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक, ऐतिहासिक। आप थोड़ा देख के समझिए इसको, सही शब्द आपको चुनना है। तो देखिए सहानुभूति ये भी आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो ना पर छोटे उ की मात्रा आएगी। अश्रु इसमें जो है श्राप है, इसमें भी छोटे उ की मात्रा आती है। अनुपातिक नहीं होता है, ये होता है आनुपातिक होता है, बड़ा बनता है इसमें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऐतिहासिक। यही शब्द जो आपका है सही है। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञ, ठ या ण। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो व्यंजन 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञ, क्योंकि जो ज्ञ है वो आधा जा और धन वा से मिलकर बनता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं वा को। ठीक है, और इसके अलावा अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, तो एक शा हो जाता है। ठीक है, छा हो जाता है, सॉरी ये शा नहीं होता है, छा होता है, जो कि का और शा से मिलकर बनता है। ऐसे ही एक त्रा होता है, त्रा बनता है आधा ता और रा से मिलकर बनता है। ठीक है, ये सभी संयुक्त व्यंजन है आपके। अगला प्रश्न है आपका, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है आपके आशीर्धनवाद, आशी ही धनवाद या आशीर्धनवाद या कोई नहीं। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका आशी ही धनवाद। और ये किसका उदाहरण होता है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पुरोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरह, पुरो या पुर। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? राइट आंसर है आपका पुरह उपसर्ग हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें।
प्रश्न नंबर 12 है कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु समास या कर्मधारय समास। देखिए कन्यादान का अगर हम अलग अलग इसको समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कन्या का दान। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कन्या का दान। और जब आपको पता है बीच में ये कारक आपको दिख जाते हैं का, की, के, इस तरीके से, तो ये तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तत्पुरुष में भी किस तत्पुरुष का है, तो ये संबंध तत्पुरुष का है। ठीक है, क्योंकि संबंध तत्पुरुष की ही पहचान होती है। क्या होती है? जब विग्रह करने पर का, की, के ये इस तरीके से आ जाता है तो ये संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे कन्यादान का क्या हो जाएगा? कन्या का दान, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है? वो हो जाएगा आपका कैंची। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से योग रूढ़ शब्द है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर लंबोदर। देखिए योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, यानी जिनका अर्थ जो है विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक, विशेष अर्थ के लिए जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके कौन से? योग रूढ़ शब्द। इनका एग्जाम्पल जैसे पीताम्बर, हनुमान, इस तरीके से जलज, नीलकंठ, ये सब जो है ना, ये सब आपके आ जाते हैं योग रूढ़ शब्द। अगर आपकी ट्रिक इसकी हम बताएं तो बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर जो शब्द आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं आपके बहुब्रीहि समास के हो जाते हैं, वो योग रूढ़ ही होते हैं। इसका प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? लंबोदर। प्रश्न नंबर 15 है नागरी प्रचारणी सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाराणसी, प्रयागराज, पटना या मद्रास। तो नागरी प्रचारणी सभा है उसका मुख्यालय है वाराणसी, यानी काशी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नागरी प्रचारणी जो सभा है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1893 में। ठीक है, और संस्थापक कौन है इसके? तो श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में बूंद बूंद क्या है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो देखिए इसमें जो क्रिया क्या है? टपक रहा है, ये क्रिया है। अब कैसे टपक रहा है? तो बूंद बूंद टपक रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोई नहीं। देखिए तो जो मुझे है किस प्रकार का है, ये पहली चीज़ तो हम आपको बता दें पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरीके का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आ जाते हैं? उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं, मुझे, ठीक है, और हम, ये आ जाता है उत्तम पुरुष में। ठीक है, और मध्यम पुरुष में क्या आ जाते हैं? जैसे मध्यम पुरुष में तुम, आप, तू, इस तरीके के जो शब्द ये होते हैं ना, तुम लोग, ये सब आ जाते हैं मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आ जाते हैं यह, ये, वह, वे लोग, ये सब आ जाते हैं अन्य पुरुष में। अब मुझे का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपको बताइए? उत्तम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 18 है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। आपको पता होना चाहिए कि जो कारक होते हैं इनका क्या नियम होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान पर, ठीक है, इससे अपादान से अलग होकर, जैसे कोई चीज़ अलग होती है तो अपादान, और अधिकरण पर आ जाएगा, में या पर। तो इस पे चारपाई पर बैठे ना, तो चारपाई पर यानी अधिकरण कारक। ठीक है, इससे संबंधित है चारपाई। प्रश्न नंबर 19 है कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलज लजियात भरे भवन में करत है नैननु से हुई बात। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस या करुण रस। देखिए इसमें कह रहा है कहत नटत रीझत खिलज मिलत खिलज लजियात। लज्जा यानी शर्म, कैसी शर्म? जब कोई किसी से नायक नायिका से जब मिल रहा है, ये उस वक्त की है
तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जब नायक नायिका से मिलन होता है तो श्रृंगार रस हो जाता है। श्रृंगार रस में भी इसको अगर बात करें तो ये संयोग श्रृंगार होगा, ठीक है, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। जब नायक नायिका के साथ विचलन होता है, अलग होते हैं, तब वियोग श्रृंगार होता है। तो इसमें मिल रहे हैं तो श्रृंगार रस हो जाएगा, और श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 20 है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है नमक, सारथी, मोर या घोड़ा। तो सारंग का क्या मतलब होता है मोर। प्रश्न नंबर 21 है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, श्री लाल शुक्ल, गोविंद मिश्रा या धूमिल। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न नंबर 22 है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किसकी है? रैदास, तुलसीदास, घनानंद या मलुकदास। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई ये जो है रचना है तुलसीदास जी की। प्रश्न नंबर 23 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है परीक्षा गुरु, चंद छंद वर्णन की महिमा, झरना या एक घूंट। तो खड़ी बोली जो गद्य की प्रथम रचना है वो है आपकी चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये किसने लिखी है? ये कवि गंग है, ठीक है, गंग कवि है, ये उनकी रचना है। अगर हम बात करें परीक्षा गुरु, तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है, और ये लिखा है श्रीनिवास दास ने। अगर हम बात करें एक घूंट की, तो ये जो एक घूंट है हिंदी की प्रथम एकांकी है। क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी है, ठीक है। और झरना जो है ये हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य है, और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लिखते चलिए साथ में, और प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या हो जाएगा? दावा नल बोलते हैं जब जंगल में आग लगती है। और जब पेट में भूख लगती है, नहीं कि हमारे पेट में तो आग लगी यानी तब होता है जठरा नल। प्रश्न नंबर 25 है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। देखिए इसमें 2 शब्द आए हैं, 3 बेर और यहाँ भी 3 बेर यहाँ भी। यमक अलंकार की पहचान होती है जहाँ एक शब्द बार बार आए, कोई शब्द बार बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो जाएं। देखिए एक 3 बेर का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये फल है 3 बेर, यानी 3 जो फल है बेर वाला वो खाती है। और ये 3 बेर क्या हो जाएगा? ये 3 समय यानी 3 टाइम खाती है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग शब्द हो गए ना। तो ये किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होता है, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना या मर जाए पर पैसा ना जाए। तो सीधी सी बात है, जो अधिक कंजूस होते हैं ना उनके लिए कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13। तो जो चौपाई होता है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और ये सममात्रिक छंद होता है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? देखिए सादृश्यता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता या अशुद्धता। तो कोई भी पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है पूछ रहा है, तो अशुद्ध जो पुस्तक होगी वो कोई गुण थोड़ी होता है, ये तो उसकी निगेटिविटी है ना। तो यही इसका गुण नहीं है, अशुद्धता। प्रश्न नंबर 29 है, ऊन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, संज्ञा जब हम पहचानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जब हम पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे इसको? पहले तो इसका आप आंसर जान लीजिए। ऊन का जो आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं द्रव्यवाचक होता क्या है। जिस किसी का भी हम माप कर सके, जिनकी माप हो सकती है, जैसे सोना, ठीक है, चांदी, पानी, कपड़ा, पीतल, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जिनकी माप हो सकती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक जैसे मैंने बोला पहाड़, ठीक है, कुत्ता, इस तरीके का, क्योंकि हम किसी का नाम तो ले नहीं रहे। जब जब किसी का हम नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे हमने हिमालय बोला, हिमालय हो गया, पर्वतों में हिमालय का नाम है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट ये व्यक्तिवाचक है, राम, कानपुर, ये सब व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक आ जाती है जब हम किसी पूरे जाति की बात कर देते हैं, जैसे कुत्ता है, ठीक है, मानव है, आदमी है,
इस तरीके से ये हो जाती है जातिवाचक। समूहवाचक हो जाता है, जैसे जो क्लासरूम होता है अपनी कक्षा हो जाती है, कोई फौज है, इस तरीके से ये समूहवाचक हो जाएंगी। तो प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊन किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि इसकी माप हो सकती है, ऊन तौल के ही तो देते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 10 जनवरी, 16 सितंबर या 21 मार्च। तो विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहा है, प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विश्व जो हिंदी दिवस है कब मनाया गया था अपने भारत में, तो वो 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था सबसे पहला। और ये पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे ना, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने ही मनाया था इसको। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबा के, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।